अच्छा, तो अब हार्ड टिश्यू एबनॉर्मलिटीज़ के बाद हमारे पास आ जाती हैं सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, आपकी ई डेंचुलस रिज के अंदर जो है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो भी एबनॉर्मल हो सकता है। किस किस फॉर्म में हो सकता है? कहते हैं या तो कोई एक्सेसिव या हाइपर मोबाइल आपका फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कोई इन्फ्लेमेटरी लेजन्स हो सकते हैं जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी फाइब्रस हाइपरप्लेजिया आ जाता है, या जो कि आपके वेस्टिब्यूल में हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी पेपिलरी हाइपरप्लेजिया हो सकता है जो कि पैलेट के ऊपर हो सकता है, यानी कि पैलेट के ऊपर एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू होगा, या एबनॉर्मल मस्कुलर या फ्रीनम अटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, कहते हैं जब तक तो आपके फुल डेंटिशन प्रेजेंट होती है तो ये सारे एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे होते, अनटिल अनलेस कोई पैथोलॉजिकल लेजन है या कोई इन्फ्लेमेटरी लेजन है। लेकिन जैसे ही लॉस ऑफ टीथ होता है और आपको प्रोस्थेटिक रिकन्स्ट्रक्शन करनी होती है, तो ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ये इंटरफेयर करते हैं आपकी प्रोस्थेसिस फॉर्मेशन में। जैसे हार्ड टिश्यू इंटरफेयर कर रहा था, प्रोस्थेसिस नहीं सही से बैठने देता था, वैसे सॉफ्ट टिश्यू भी इंटरफेयर करेंगे आपके प्रॉपर डेंचर की कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, अब कौन कौन से सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं उनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले आती है हमारे पास मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन। अब मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी जो है वो हार्ड टिश्यू के एक्सेस में भी हो सकती है और सॉफ्ट टिश्यू के एक्सेस में भी हो सकती है। किस तरीके से उसको देखना था, हमने रेडियोग्राफ लेना था, हमने वहाँ पे प्रोब की पिंचिंग करनी थी। ठीक है, अच्छा अब क्यों ट्यूबरोसिटी इशू क्रिएट करती है? क्योंकि अगर ट्यूबरोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रॉपर इंटर आर्च स्पेस नहीं बन पाएगी जिस जगह आपका डेंचर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सके। ठीक है, इसलिए हमने ये ऊपर से मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी को थोड़ा सा कट करना होगा, कम करना होगा। अब वो क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है, वो वाली बात आ जाएगी। तो आपने रेडियोग्राफ किया, उसके बाद आपने शार्प प्रोब से उस एरिया को चेक किया, पता लगा सॉफ्ट टिश्यू एक्सेस था। तो अब आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने पोस्टीरियरली लोकल एनेस्थेटिक इन्फिल्ट्रेशन देनी है इन द पोस्टीरियर मैक्सिलरी एरिया। उसके बाद आपने वहाँ पे दे देनी है एक इलिप्टिकल इंसिजन, यानी कि अगर आपकी ये ट्यूबरोसिटी है तो इसके ऊपर आपने इस तरीके की इलिप्टिकल इंसिजन देनी है। ठीक है, अब कहते हैं जब आपने इलिप्टिकल इंसिजन दी, उसके बाद जितना भी ये टिश्यू होगा उस सारे टिश्यू को आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है, यानी कि जितना भी यहाँ पे टिश्यू आया आपने उस सारे टिश्यू को रिमूव कर लिया। उसके बाद कहते हैं ये जो इंसिजन के एजेस होंगे उनकी लेटरल और मीडियल मार्जिन्स को भी आपने एक्सरसाइज करना है, यानी कि इस साइड का एज और इस साइड का एज, इन दोनों एजेस पे आपने अंदर तक अपना जो नाइफ जो आपका स्केपल होगा उससे आपने यहाँ पे एक्सेस सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव कर देना है ताकि फर्दर सॉफ्ट टिश्यू जो है वहाँ पे रिमूव हो जाए। अल्टीमेटली आपने क्या करना है, जो दो म्यूकोजल एंड्स होंगे इनको आपने एक दूसरे के पास लेके आना है डिजिटल प्रेशर से, यानी कि उंगलियों से आप उसको एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट करेंगे और अल्टीमेटली वहाँ पे आपने क्या कर देना है, वहाँ पे आपने स्विचर लगा देना है। ठीक है, अच्छा कहते हैं अगर तो आपका टू मच टिश्यू आपका रिमूव हुआ है, यानी कि अगर तो अप्रोप्रिएट अमाउंट मॉडरेट अमाउंट का टिश्यू रिमूव हुआ है तो आपने स्विचर कर देना उस एरिया को। लेकिन अगर कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा टिश्यू रिमूव हुआ है तो उस केस के अंदर आपने स्विचर नहीं करना, यानी कि आपने उस वूंड को प्राइमरीली क्लोज नहीं करना, उसको खुद ही से सेकेंडरीली उसको क्लोज होने के लिए छोड़ देना है, कि यानी कि वो वाला एरिया खुद ही से रीएपिथलाइज हो जाएगा और सेकेंडरी इंटेंशन के साथ वो वूंड जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन की। नेक्स्ट आती है हमारे पास मैंडिबुलर रेट्रोमोलर पैड एरिया की रिडक्शन अगर हमने करनी हो। कहते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी समटाइम्स जो आपका रेट्रोमोलर पैड का एरिया होता है वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक टिश्यू जो है वो बन जाता है, जिस और आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि वो हाइपरट्रॉफिक टिश्यू पेशेंट के पोस्चर की वजह से तो नहीं है, यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडिबल को फॉरवर्ड ला के तो नहीं क्लोज कर रहा है या वर्टिकली ज़्यादा क्लोज तो नहीं कर रहा, जो कि समटाइम्स अगर पेशेंट इस तरीके से क्लोज करेंगे अपने जॉस को तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपका टिश्यू जो है वो एक्सेस में। ठीक है, पहले तो आपने ये बात को मेक श्योर कर लिया कि वो पेशेंट का ही टिश्यू जो है वो एक्सेस में था। अब आपने उसको रिमूव करना है, कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसिजन्स देनी है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं आपने स्लाइड थिनिंग करनी है एडिसन एरियाज की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने ऊपर वाले ट्यूबरोसिटी की रिडक्शन की है। इलेक्ट्रिकल इंसिजन दी, इलेक्ट्रिकल इंसिजन के बाद जो एक्स्ट्रा साइड की लेटरल मार्जिन थी वहाँ से भी आपने एक्स्ट्रा टिश्यूज़ को रिमूव किया। उसके बाद कहते हैं कि ज़्यादा टिश्यू जो है वो आपने लिंगुअल साइड से रिमूव नहीं करना। ठीक है, सब म्यूकोजल एरिया ऑफ द लिंगुअल फ्लैप, यानी कि जब अगर आपका लिंगुअल साइड पे जो फ्लैप उठा है उस साइड से आपने ज़्यादा टिश्यू को रिमूव नहीं करना क्योंकि वहाँ पे लिंगुअल नर्व की डैमेज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो वहाँ पे जो आपकी इंसिजन दी थी वो तो आपकी लेबियल और लिंगुअल साइड पे थी। यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे जो लेबियल और लिंगुअल साइड पे आएगी, यहाँ पे आपने लेबियल साइड से ज़्यादा टिश्यू रिमूव किया, लिंगुअल साइड से कम टिश्यू रिमूव किया। उसके बाद आपने वहाँ पे कंटिन्यूस या इंटरप्टेड स्विचेस लगा दिए। तो ये तो हो गई पहली ऑप्शन जो कि इलेक्ट्रिकल इंसिजन थी।
दूसरी आप क्या कर सकते हैं, दूसरी आप लेज़र असिस्टेड रिकंटोरिंग करवा सकते हैं, यानी कि लेज़र की मदद से वहाँ पे एक्सेस ऑफ टिश्यू को रिमूव किया जाए। अब कहते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि ना आपको कोई इंसिजन देनी पड़ेगी और जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग होगी वो भी अच्छी होगी। दूसरा यहाँ पे ब्लीडिंग भी कम होती है जब लेज़र से आप कटिंग करते हैं। कौन सी लेज़र यूज़ करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके हमने देख लिए रेट्रोमोलर पैड एरिया के एक्सेसिव हाइपरट्रॉफिक टिश्यू को रिमूव करने के। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपको यही चीज़ अगर यहाँ पे डायग्राम से हम देख लें तो हमें ज़्यादा और अच्छी समझ आ जाएगी। हाँ, ये देखो तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपकी मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी को रिड्यूस किया जा रहा था। ये इलेक्ट्रिकल इंसिजन्स थी, इलेक्ट्रिकल इंसिजन दी और ये सारा का सारा टिश्यू रिमूव कर लिया। शेडेड एरिया दिखा रहा है कि हमने इतना टिश्यू रिमूव किया है। उसके बाद हमने ये लेटरल मार्जिन वाले एक्सेस टिश्यू को भी रिमूव किया, ठीक है। लेटरल और मीडियल मार्जिन से दोनों टिश्यूज़ को एक्स्ट्रा रिमूव किया और अल्टीमेटली यहाँ पे हमने स्विचर लगा दिया। तो जितना भी ये एक्सेस यहाँ पे टिश्यू था बोन के ऊपर वो हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया हुआ है। रेट्रोमोलर का भी सेम तरीके से रिमूव हो रहा था, प्लस लेट्रोमोलर पैड को हम लेज़र से भी रिमूव कर रहे थे। अच्छा, एक और फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटरल पैरेटल सॉफ्ट टिश्यू एक्सेस, यानी कि पैरेटल साइड पे अगर सॉफ्ट टिश्यू की एक्सेस है तो कहते हैं इससे मसला क्या होता है, इससे डेंचर कंस्ट्रक्शन में मसला ये आता है कि जो आपकी पैरेटल वॉल्ट है वो टोटल वो नैरो होने लग जाता है। फर्दर वहाँ पे कुछ अंडरकट्स डेवलप होने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब टिश्यू इतना ज़्यादा होगा तो आपके अंडरकट्स वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे डेंचर जो है प्रॉपर्ली इंसर्ट और कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो इसके रिमूवल की टेक्निक क्या है, कहते हैं यहाँ से भी आपने सब म्यूकोजल रिसेक्शन करनी होगी, यानी कि ऊपर से आप इंसिजन देंगे और म्यूकोजा को रिट्रैक्ट करके सब म्यूकोजली आप टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्दर कहते हैं जब आपने यहाँ से जब पैलेटल साइड से सॉफ्ट टिश्यू को आप रिमूव करा रहे होंगे, एक्सरसाइज करा रहे होंगे, तो किस चीज़ का ख्याल रखना है, ख्याल इस बात का रखना है कि वहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स होती हैं उनको कट ना हो जाए, उनका के साथ जो है वो हेमरेज जो है ना वो शुरू ना हो जाए। तो इस बात का बस यहाँ पे ख्याल रखना है। प्रोसीजर होगा किस तरीके से, आपने लोकल इन्फिल्ट्रेट देंगे अपनी ग्रेटर पैलेटाइन एरिया में ताकि आपका जो पैलेटल एरिया है वो एनेस्थेटाइज हो जाए। उसके बाद आपने एक शार्प ब्लेड यूज़ करते हुए टेंजेंशियल फैशन के अंदर जो है अपनी उन लेयर्स को कट करना है और सॉफ्ट टिश्यू का जितना भी बल्क होगा उसको आपने रिमूव कर लेना है। उसके बाद जो है आप सर्जिकल स्प्रिंट जो है वहाँ पे दे सकते हैं ताकि टिश्यू कंडीशनर लगा के, ताकि 5 to 7 डेज़ तक वो एरिया जो है वो कवर्ड रहे और वहाँ पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो और कोई भी ओरल इन्वायरमेंट के साथ वो टच में ना आए। तो ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके सॉफ्ट टिश्यू की जो भी एक्सेस थी उसको उन्होंने इलिप्टिकल और टेंजेंशियल फैशन के अंदर टिश्यू को कट करके यहाँ से टिश्यू को रिमूव कर लिया, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेस ऑफ टिश्यू ऑन द एल्वियोलर रिज, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं कोई भी अनसपोर्टेड हाइपरमोबाइल टिश्यू जो कि किसी इन्फ्लेमेशन के बगैर हो आपकी किसके ऊपर, आपकी बोन के ऊपर, उसको भी हमने एक्सरसाइज करना है ताकि आपका वहाँ पे डेंचर जो है प्रॉपर्ली बैठ सके। और ये क्यों बनता है, मोस्टली ये तब बनता है जब आपका कोई इल फिटिंग डेंचर होता है, ठीक है। तो ये जो इल फिटिंग डेंचर होता है ये आपके अंडरलाइंग टिश्यू को इरिटेट करता है और वो टिश्यू जो है वो हाइपरमोबाइल हो जाता है, यानी कि एक्सेस में आ जाता है। अच्छा, अब कहते हैं यहाँ पे इस टिश्यू को एक्सरसाइज करने से पहले आपने देख लेना है कि उस एरिया में कोई बोनी डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि अंदर से रिज भी पूरी की पूरी रिजॉल्व हो गई होती है और फिर ये टिश्यू जो है वो आपको एक्सेस में लग रहा होता है। तो कहते हैं अगर तो जो प्राइमरी कॉज इस टिश्यू के एक्सेस में होने की बोनी डेफिशिएंसी है तो पहले आपने उस बोन को ऑगमेंट करवाना है, यानी कि उस टिश्यू के नीचे आपने ग्राफ्ट ऐड कर देना है बोन का, ताकि वो बोन जो है उसकी थिकनेस बढ़ जाए, उसकी वहाँ पे हाइट बढ़ जाए। अगर आप वहाँ से सॉफ्ट टिश्यू को ही निकाल देंगे तो फिर आपकी रिज कुछ बचेगी ही नहीं, क्योंकि ना नीचे बोन है ना सॉफ्ट टिश्यू बचा है, ठीक है। पहले तो अगर आपने देख लिया कि बोनी डेफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ टिश्यू ही एक्सेस में, अब आपने उस टिश्यू को रिमूव करना है। किस तरीके से करना है, कहते हैं आपने लोकल एनेस्थीसिया देना है उस एरिया में जिस एरिया में आपने एक्सिजन करनी है। फिर कहते हैं आपने 2 पैरेलल फुल थिकनेस इंसिजन्स देनी है बक्कल और लिंगुअल एस्पेक्ट पे और उस टिश्यू को आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। कहते हैं अ टेंजेंशियल एक्सिजन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, वैसा ही आपकी टेंजेंशियल और एलिप्टिकल ऑलमोस्ट सेम ही इंसिजन्स होती हैं, इस तरह की ही आपने यहाँ पे इंसिजन देंगे अपने रिज के ऊपर और आप उस टिश्यू को रिमूव कर लेंगे। फिर कहते हैं अगर तो आपने दोबारा डेंचर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है तो आप उसका जो डेंचर का इम्प्रेशन है वो 3 to 4 वीक्स बाद लेंगे अपनी सर्जरी के। और उसके ऊपर अलावा एक और उन्होंने यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट बताई हुई है, कहते हैं एडिशनल एक्सीजन जो है ना आपने टिश्यू की नहीं करनी, बस जितना थोड़ा एक्सेस में आपने उसको ही रिमूव करना है। अगर आप ज़्यादा रिमूव करेंगे तो चांसेस हैं कि जो आपका नीचे का जो पेरियोस्टियम है वो बोन से डिटैच हो जाए, और पेरियोस्टियम मैंने पहले भी बताया वो बोन से डिटैच नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी के अंदर बोन के लिए सारी ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
फर्दर इसके साथ जो मसला आ सकता है इस प्रोसीजर में वो ये आ सकता है कि अगर आपने एक्सेसिव टिश्यू रिमूव कर दिया तो टोटल जो आपकी बक्कल वेस्टिब्यूल है उसकी ऑब्लिटरेशन हो जाएगी, यानी कि बक्कल वेस्टिब्यूल ही खत्म हो जाएगा अगर आपने वहाँ से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा बाकी कहते हैं यहाँ पे बाकी नीचे कोई इतनी खास बात नहीं लिखी हुई। कहते हैं जो भी हाइपरमोबाइल टिश्यू होता है क्रेस्टल एरिया में मैंडिबल में वो एक कॉर्ड लाइक बैंड लाइक टिश्यू बना रहा होता है, जिसको आप एक और तरीके से जो रिमूव कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने फोर्सेप से इस कॉर्ड लाइक टिश्यू को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, जब ऊपर की तरफ फुल्ली खिंच जाएगा तो नीचे से आप उसको सीजर से कट कर देंगे। ठीक है, सीजर यूज़ करते हुए आप उस टिश्यू को एक्सेस टिश्यू को कट कर देंगे। अल्टीमेटली जो पार्ट्स रह जाएंगे उनको आपको स्विचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट्स खुद ही सेकेंडरी इंटेंशन के साथ ठीक हो जाएंगे और आपने ऊपर से स्प्रिंट्स लगा देना है। अच्छा, इस टॉपिक को अगर हम नीचे ऑफ फिगर में देख लें तो हमें और अच्छा समझ आ जाता है। यहाँ पे पहले दिखाया हुआ है कि कोई भी हाइपर मोबाइल अनसपोर्टेड टिश्यू है तो आपने कैसे इलेक्ट्रिकल अपनी ये टेंजेंशियल एक्सिजन्स दी और यहाँ से उस सारे टिश्यू को आपने रिमूव कर लिया। उसके अलावा अगर ये टिश्यू जो है वो मैंडिबल में था और बैंड लाइक था, कॉर्ड लाइक ये टिश्यू था, तो आपने क्या किया, इस टिश्यू को आप यहाँ से फोर्सेप्स से ऊपर की तरफ पकड़ेंगे, खींचेंगे और यहाँ से सीजर से काट देंगे। ठीक है, ये सिंपल इसका तरीका। और इस केस में आपने क्या नहीं किया, आपने इसको स्विचर नहीं लगाया। ठीक है, ये किस केस में था, सिर्फ ये मैंडिबुलर रिज के केस में था। अच्छा, अब लास्ट इसके अंदर जो आ जाती है सॉफ्ट टिश्यू की एक्सेस, वो आ जाती है हमारे पास एपिलस फिशरेटम की। ये क्या होता है, कहते हैं इन्फ्लेमेटरी फाइब्रस हाइपरप्लेजिया है, जिसको हम एपिलस फिशरेटा या एपिलस फिशरेटम या डेंचर फाइब्रोसिस कह रहे होते हैं। ये कब बनता है, ये तब बनता है जब आपके को बहुत ही कोई इल फिटिंग डेंचर्स हों और वो कंटिन्यूसली आपकी रिज के ऊपर जो है वो ट्रॉमा डाल रहे हों, जिसकी वजह से आपकी जो रिज है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, वहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में बनने लग जाता है। ठीक है, एक तरीके का वो क्या कहते हैं ट्रोमेटिक जो रिएक्शन देती है आपकी बॉडी, वो यहाँ पे होता है कि फाइब्रस हाइपरप्लेजिया वहाँ पे होने लग जाता है, फाइब्रोसिस वहाँ पे होने लग जाता है। ठीक है, नॉन सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट तो ये है, जब ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में, वो ये है कि आप डेंचर की फिटिंग को सही करें, डेंचर को रिकंस्ट्रक्ट करें, उसके नीचे सॉफ्ट लाइनर लगाएं और पेशेंट को ये सही वाला डेंचर दे दें। तो ये जो थोड़ा बहुत फाइब्रस टिश्यू होता है, थोड़ा बहुत हाइपरप्लास्टिक टिश्यू होता है, ये खुद ही से ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं अगर ये टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका हुआ है और इस टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रस डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, तो अब ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसके अंदर आपने उस फाइब्रस टिश्यू को कट ही करना होगा। 3 टेक्निक्स आ जाती हैं इसको रिमूव करने की। कैसे कैसे ठीक करना है इसको, कहते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक इन्फिल्ट्रेशन देंगे इस एरिया में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप उस जो एक्स्ट्रा टिश्यू होगा उसको इलेक्ट्रो सर्जरी या लेज़र टेक्निक्स, लेज़र से उस एक्स्ट्रा टिश्यू को रिमूव कर देंगे। ये तब पॉसिबल है जब आपका जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू नहीं है। ठीक है, फाइब्रस है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टिश्यू नहीं है, तो उसको आपने इलेक्ट्रो सर्जरी या लेज़र से आपने उसको एक्सरसाइज कर दिया। सेकंड टेक्निक आती है आपके पास, जो क्या आ जाती है आपके पास सिंपल एक्ससिजन या रीअप्रोक्सीमेशन की सर्जरी। इसके अंदर जो आपका रिडंडेंट एरियाज हैं, यानी कि एक्स्ट्रा टिश्यूज़ के एरियाज हैं, उनको आपने टिश्यू पिकअप से पिक करना है, वही फॉर्सेप्स टाइप टिश्यू से आपने उसको पिक करना है। पिक करने के बाद आपने उनकी बेस के ऊपर शार्प इंसिजन दे देनी है, डाउन टू द पेरियोस्टियम, यानी कि पेरियोस्टियम तक आपने वहाँ पे एक शार्प इंसिजन लगा देनी है। ठीक है, तो और जितना भी आपका हाइपरप्लास्टिक टिश्यू था वो रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके जितने भी एडजेसेंट टिश्यूज़ रह जाएंगे उनको आपने क्या कर देना है, उनको आपने रीअप्रोक्सीमेट कर देना है, यानी कि जो आपने एक्सेस रिमूव कर दी और साइड पे जो भी राइट और लेफ्ट साइड पे जो टिश्यू पार्ट रह गया, कटिंग पार्ट, उसको आपने आपस में स्विचर कर दिया। ये होगी दूसरी सिंपल एक्ससिजन की टेक्निक। थर्ड टेक्निक तब आती है जब कहते हैं बहुत ही ग्रॉस टिश्यू अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही ग्रॉस अमाउंट में आपका एक्सेसिव टिश्यू अवेलेबल है। यहाँ पे कहते हैं हम सिंपल एक्ससिजन इसलिए नहीं कर सकते और उसको अप्रोक्सीमेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके टोटल जो वेस्टिब्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि सारा सारा का सारा जो आपका बक्कल वेस्टिब्यूल बनेगा या लेबियल वेस्टिब्यूल बनेगा वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इस केस के अंदर आपने क्या करना होता है, इस केस के अंदर आपने ऊपर से हाइपरप्लास्टिक टिश्यू रिमूव करके जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन बन रहा था ना आपके एज का, आपकी कटिंग एज का, उसको आपने अपने वेस्टिब्यूल की डेप्थ पे जाके स्विचर कर देना है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ए में दिखा रहे हैं सिंपल एक्ससिजन, एक्स्ट्रा टिश्यू था, आपने उसको टिश्यू पिकअप से पकड़ा, कट किया, स्विचर कर दिया। सी में दिखा रहे हैं कि बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट का टिश्यू है, इसमें आपने क्या करना है, आपने इस टिश्यू को उठा के यहाँ से तो कट कर दिया जो आपकी
एल्वियोलर रिज के ऊपर एक्स्ट्रा टिश्यू आ रहा था। लेकिन इस वाले पार्ट को आपने नीचे आकर स्विचर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस वाले पार्ट को नीचे लाकर स्विचर कर देंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी वेस्टिबुलर डेप्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने ऊपर वेस्टिब्यूल के डेप्थ में जाकर स्विचर करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी वेस्टिबुलर की जो डेप्थ है वो मेंटेन रह रही है। अब अगर यही चीज़ यहाँ पे आप ले आते तो आपकी टोटल जो वेस्टिब्यूल था वो ख़त्म हो जाना था, ठीक है। तो ये है हमारी थर्ड टेक्निक, जिसके अंदर आपने क्या किया है, आपने एक्सिजन करके अपनी जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको एक तो वेस्टिब्यूल के अंदर जाके आपने वेस्टिब्यूलर पेरियोस्टियम के साथ स्विचर कर दिया है, और बाकी जितना भी म्यूकोजा था जो कि एक्सपोज्ड बोन ही एरिया था उसको आपने सेकेंडरी एपिथेलाइजेशन से हील होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। इस केस में कहते हैं आपने फर्स्ट 5 to 7 डेज जो है स्प्लिंट मस्ट पहनना है, क्योंकि आपका यहाँ पे बोनी एरियाज जो है वो खुला हुआ है, सिर्फ पेरियोस्टियम है जो कि विजिबल है, बाकी कोई म्यूकोजा नहीं है। इसलिए आपने 5 to 7 डेज तक मस्ट जो है यहाँ पे स्प्लिंट या डेंचर यूज़ करना है, ताकि वो एरिया जो है कवर है, वहाँ पे एपिथेलाइजेशन शुरू हो जाए। उसके बाद 4 वीक बाद जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ का डेंचर इंप्रेशन ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है लेबियल फ्रीनेक्टमी। तो सबसे पहले कहते हैं कि फ्रीनम एक्चुअल में होता क्या है। कहते हैं लेबियल फ्रीनम जो है वो एक अटैचमेंट होती है थिन फाइब्रस टिश्यू की, जिसके ऊपर कवर्ड होता है मिकोजा, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द लिप्स एंड चीक्स टू द एल्वियोलर पेरियोस्टियम, यानी कि एक थिन बैंड ऑफ टिश्यू जो है वो आपके लिप्स और चीक से आता हुआ आपके एल्वियोलर पेरियोस्टियम के साथ अटैच हो रहा है। फिर कहते हैं कि इसकी जो लेवल ऑफ अटैचमेंट है वो वेरी कर सकती है। उसके अलावा कहते हैं इंस्टेड, अच्छा इसका एक इशू क्या होता है इस लेबियल फ्रीनम की वजह से, वो आ जाता है मिड लाइन डायस्टीमा। कहते हैं अगर मिड लाइन में मैक्सिला में आपका लेबियल फ्रीनम आके दो दांतों के दरमियान में अटैच हो रहा होगा तो उसकी वजह से डायस्टीमा क्रिएट हो सकता है, यानी कि दो दांतों के दरमियान में जो है वो गैप क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा फ्रीनम जो है वो नॉर्मली डेंटेट पेशेंट्स के अंदर कोई इशू नहीं करता, ठीक है। अब कहते हैं जब भी आपने डायस्टीमा को क्लोज करवाना है विद अलाइनर्स या विद ब्रेसेस तो आपने इस फ्रीनल अटैचमेंट को डिटैच करना होगा बिफोर या आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं मसला तब आता है जब आपने इस एरिया में यहाँ पे कोई डेंचर की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, क्योंकि कहते हैं जब भी आपकी मूवमेंट होगी यहाँ पे तो यहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यू एडजेसेंट टू द फ्रीनम होगा वो मूव होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डेंचर की जो फ्लेंजेस हैं वहाँ जाके आपको पिंच कर सकती हैं। उसके अलावा आपकी प्रॉपर पेरिफेरल सील नहीं क्रिएट होगी और डेंचर जो है वो बार बार डिसलॉज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो मसला आ गया। अब इन फ्रीनम को हमने किस किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 सर्जिकल टेक्निक्स आ जाती हैं। सबसे पहले आती है सिंपल एक्सिजन टेक्निक, ठीक है। फिर आती है जी प्लास्टी टेक्निक, उसके बाद एक आती है लोकलाइज्ड वेस्टिबुलर प्लास्टी विद सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन, और लास्ट में आ जाएगी लेजर असिस्टेड फ्रीनेक्टमी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो आपकी पहली दो वाली हैं जो कि सिंपल एक्सिजन टेक्निक है और आपकी जी प्लास्टी टेक्निक है, ये दोनों तब होनी है जब आपका जो फ्रीनम फाइब्रस टिश्यू है वो बहुत ही नैरो है, और अगर ये टिश्यू की जो बेस है बहुत ही वाइड है तो होगी लोकलाइज्ड वेस्टिबुलोप्लास्टी विद सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन, जब भी वाइड बेस होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो लेज़र असिस्टेड वाली है वो इनमें से फाइब्रस जो नैरो वाली है उसके अंदर भी हो सकती है, वाइट वाले में भी हो सकती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो एक्सेसिव टिश्यू होता है उसकी अब्रेजन हो जाती है और खुद ही से वहाँ पे फिर आपकी सेकेंडरी रीएपिथेलाइजेशन होगी, यानी कि आपने वहाँ पे कुछ स्टिचर नहीं लगाना होगा, सिर्फ आपने एक्सेसिव टिश्यू को रिमूव कर देना होगा, बाकी जो भी एक्सपोज्ड पेरियोस्टियम होगा वहाँ पे खुद ही से एपिथेलियम आ जाएगा। अभी जो 4 टेक्निक्स के हमने नाम पढ़े हैं इनकी अब हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल एक्सिजन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, कहते हैं जो आपका जिस एरिया में भी आपने एक्सिजन करनी है वहाँ पे आपने लोकल एनेस्थीसिया का इन्फिल्ट्रेट दिया। उसके बाद कहते हैं आपका असिस्टेंट या आपका जो दूसरा हाथ होगा उससे आप पेशेंट के लिप्स को फुली इवर्ट करेंगे, यानी कि फुल उठाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर जो उसका आपका ये फ्रीनम का एरिया होगा वहाँ पे आप नैरो इलिप्टिकल इंसिजन देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, नीचे भी खैर हम जाके देखते हैं, इस तरीके से आपने अपने फ्रीनम वाले एरिया में इंसिजन देना होगा। और कहते हैं आपने यहाँ से सारा अपना जो भी सॉफ्ट टिश्यू है फ्रीनम वाला उसको आपने रिमूव कर लेना है पेरियोस्टियम तक, ठीक है। तब तक आपने रिमूव करना है तब तक आपका अंदर तक सिर्फ पेरियोस्टियम, अंडरलाइंग जो पेरियोस्टियम टिश्यू है वो एक्सपोज हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने स्विचर्स यहाँ पे लगाने हैं। स्विचर कहते हैं जो फर्स्ट स्विचर आपका लगेगा वो आपकी मैक्सिमल डेप्थ ऑफ द वेस्टिब्यूल पे लगेगा, यानी कि बिल्कुल ऊपर आपका पहला स्विचर लगेगा। और उस स्विचर के अंदर कौन कौन से मार्जिन इंक्लूड हो रहे होंगे, कहते हैं आपका म्यूकोजा प्लस अंडरलाइंग पेरियोस्टियम एट द हाइट ऑफ द वेस्टिब्यूल, यानी कि बिल्कुल ऊपर जाके आपका म्यूकोजा भी पकड़ेंगे आप एक साइड का और अंदर से पेरियोस्टियम भी पकड़ेंगे और उस लाइन को आप जो है वो स्विचर करेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये हमारी होगी पहली टेक्निक। कहते हैं इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, और उसके अलावा जो आपका टिश्यू है वो प्रॉपर्ली अडेप्ट होता है हाइट ऑफ द वेस्टिब्यूल में, क्योंकि वहाँ पे जाके आपने स्विचर लगा दिया था। उसके अलावा कहते हैं जो बाकी जितना एरिया होगा वहाँ पे भी आपने इंटरप्टेड स्विचर्स जो हैं वो नीचे तक लगा देना। ये हो गई हमारी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके नीचे तक आप स्विचेस नहीं लगा पाते, तो वहाँ पे आपने उन एक्ससिजन पॉइंट्स को आपने खुले रहने दे देना है, और वो एरियाज जो हैं वो सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन से खुद ही से हील हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पे खुद ही से मिकोजा वगैरह कवर होने लग जाएगा। ये हो गई हमारे पास पहली टेक्निक। नेक्स्ट आती है जी प्लास्टी। जी प्लास्टी का स्टार्ट वैसा ही है, ठीक है, जैसे आपके सिंपल एक्ससिजन का था। यहाँ पे भी आपने इन्फिल्ट्रेट दिया, इन्फिल्ट्रेट देने के बाद आपने यहाँ पे भी इलिप्टिकल इंसिजन दी। इलिप्टिकल इंसिजन देने के बाद जो है ना, यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा ओब्लीक इंसिजन्स देनी होती हैं। ठीक है, ओब्लीक इंसिजन्स हमने देनी होती हैं जी फैशन में। ठीक है, इसको समझने के लिए हम नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले हमारी सिंपल एल्वियोप्लास्टी सिंपल फ्रेनेक्टमी हो रही है, लिप को एवर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपकी इलिप्टिकल इंसिजन दी हुई है और बीच में से आपका सारा सॉफ्ट टिश्यू रिमूव कर लिया हुआ है। और उसके अलावा जो आपने स्विचर लगाया है वो आपने स्विचर आपने म्यूकोजा और पेरियोस्टियम, जो रेड लाइन है वो पेरियोस्टियम की है, उन दोनों को एक ही स्विचर में लेके आपने हाइट ऑफ द वेस्टिब्यूल में जाके आपने अपना पहला स्विचर लगा दिया है, ताकि आपकी वेस्टिब्यूल की जो हाइट है वो भी सही रहे। अब जी प्लास्टी टेक्निक के अंदर भी स्टार्ट ऐसा ही है। ठीक है, स्टार्ट में आपने किया यही है, आपने इलिप्टिकल इंसिजन ही दी है, लेकिन यहाँ पे आपने 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स दी हैं फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द इनिशियल इंसिजन। ठीक है, यानी कि ये एक ए इंसिजन दी आपने यहाँ पे, और ये एक बी इंसिजन दी आपने, इसलिए हम इसको कह रहे हैं जी टेक्निक, क्योंकि जी शेप में हमने 2 एक्स्ट्रा इंसिजन दे दी हैं। अब क्या करना है, ये दोनों फ्लैप्स टिश्यू के उठ गए, जैसे कि नीचे दिखा रहे हैं, ए और बी के फ्लैप उठ गए जब आपने 2 यहाँ पे इंसिजन दी। इन दोनों फ्लैप्स को आपने रोटेट करके जो आपका ओपन एरिया होगा उसके ऊपर जाके कवर कर लेना है, जैसे कि नीचे एफ में दिखाया हुआ है। इन्हीं फ्लैप्स को पहले आपने फुल पीछे की तरफ लेके गए, एंड देन आपने उनको रोटेट किया, और जो आपका कवर्ड एरिया था आपने उनको जाके उस एरिया को जाके कवर कर दिया। तो ये थी आपकी जी प्लास्टी टेक्निक, जिसके अंदर आपकी इंसिजन मार्जिन जो हैं वो क्लोज हो रही थी आपके पेरियोस्टियम से, आपके म्यूकोजा से ही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं आफ्टर द एक्सिजन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू 2 oblique incisions are made in Z fashion at the end of the each previous area of excision। फिर कहते हैं the 2 pointy flaps are then gently undermined, मतलब उनकी नीचे से आप उनको क्लीन करेंगे, मतलब उनको प्रॉपर्ली आप उठाएंगे। उसके बाद कहते हैं आपने उनको क्या करना है, आपने उनको रोटेट करके उन पॉइंटी फ्लैप्स को आपने अपनी जो ओपनिंग होगी उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर दिस टेक्निक डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वेस्टिबुलर एब्लेशन समटाइम्स सीन इन लीनियर एक्ससिजन ऑफ द फ्रीनम। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा हो रहा था, जो आपकी पुरानी वाली टेक्निक थी उसमें समटाइम्स आपकी वेस्टिबुलर हाइट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं इस टेक्निक में वो वेस्टिबुलर एब्लेशन नहीं होगी जो कि शुरू वाली टेक्निक में हो भी रही थी। ये हो गई हमारी पास दूसरी टेक्निक, जो कि थी जी प्लास्टी। अब आते हैं अपनी तीसरी टेक्निक पे। तीसरी टेक्निक क्या थी, तीसरी टेक्निक तब यूज हो रही थी जब आपकी बहुत ही वाइड बेस है। ठीक है, ये आपको वाइड बेस कहाँ देखने को मिलती है फ्रीनम की, कहते हैं मैंडिबुलर एंटीरियर एरिया में आपकी फ्रीनल की काफ़ी वाइड बेस होती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पहली इंसिजन देनी है थ्रू द म्यूकोजा एंड अंडरलाइंग सबम्यूकोस टिश्यू विदाउट परफोरेटिंग द पेरियोस्टियम। ठीक है, यानी कि आपने सराउंडिंग से आपने ये एक्सिजन दी। उसके बाद कहते हैं कि जो आपकी सुप्रा पेरियोस्टल डायसेक्शन आपने की होगी, वहाँ से आपने सारा म्यूकोजल और सब म्यूकोजल टिश्यू निकाल लेना है, और अब जो लेयर बचेगी म्यूकोजल फ्लैप अब जो बच जाएगा उसको आपने पेरियोस्टियम के साथ स्विचर कर देना है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेस्टिब्यूल में। अब इसको समझने के लिए भी हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं, ताकि हमें ये ज़रा इजीली समझ आने लग जाए, और सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन क्या होती है वो भी इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ आती है हमारे पास। अच्छा, ये देखते हैं। ठीक है, ये आपकी एक वाइड बेस का फ्रीनम है। अब इसके अंदर आपने यहाँ से ये वी शेप आपने इंसिजन दी, यहाँ से जितना भी मिकोजा वगैरह था आपने, और सब मिकोजा था आपने उसको रिमूव किया, उसको आपने यहाँ का जो फ्रीनम वाला टिश्यू था आपने उसको रिमूव कर लिया। अब इस तरफ जो आपके टिश्यूज रह गए, जो आपकी टिश्यूज नहीं, जो आपकी फ्री मार्जिन रह गई मिकोजा की, ठीक है, उन फ्री मार्जिन ऑफ मिकोजा को आपने पेरियोस्टियम के साथ मैक्सिमल डेप्थ ऑफ द वेस्टिब्यूल में जाकर स्विचर कर देना है। ठीक है, यानी कि अपनी इनकी मैक्सिमल डेप्थ में आपने यहीं पे स्विचर्स लगा दिए इस वी शेप में। ठीक है, अब ये क्या है, ये है वेस्टिब्यूलोप्लास्टी, यानी कि आपने पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल यहाँ से रिमूव कर दिया सिंपली, और आपने सराउंडिंग्स में स्विचर लगा दिए ताकि आपकी जो वेस्टिब्यूल की डेप्थ है वो जो है वो अफेक्ट ना हो, और ये जो बीच में एरिया जो है वो खुला रह गया, पेरियोस्टियम जो एक्सपोज रह गया,
ये सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन से खुद ही से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस टेक्निक का नाम भी यही है, वेस्टिबुलोप्लास्टी विद सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन। और ये किस किस केस में होना है, जब भी आपकी जो वाइड बेस है वो प्रेजेंट होनी है, ठीक है। नीचे सारी उन्होंने यही बात की हुई है, कहते हैं जो म्यूकोजल फ्लैप है उसको आपने पेरियोस्टियम के साथ जो है वो क्या कर देना है, स्विचर कर देना है एट द मैक्सिमल डेप्थ ऑफ द वेस्टिब्यूल। उसके बाद कहते हैं जब ये हो गया और बाकी जो एक्सपोज पेरियोस्टियम होगा वो सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन से हील हो जाएगा। फिर कहते हैं कि आपने एक सर्जिकल स्प्लेंट या यहाँ पे डेंचर दे देना है विद अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू लाइनर, ताकि जो भी आपका इनिशियल हीलिंग पीरियड है वो ज़रा कंफर्टेबल हो जाए और आपकी जो वेस्टिबुलर हाइट है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर आपका डेंचर वहाँ तक अंदर तक बैठा हुआ होगा तो वेस्टिब्यूल जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, वेस्टिब्यूल का सॉफ्ट टिश्यू का रिलैप्स यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाती है एक्सcision ऑफ द फ्रीनम अटैचमेंट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद लेजर, ठीक है। अब लेजर से क्या होता है, कहते हैं जो भी आपका फ्रीनल अटैचमेंट वगैरह होगी उसको आपने एब्लेट कर देना है, एक तरीके से आपने जला देना है विद द लेजर। और आपकी वहाँ पे आपको क्या नहीं करने की जरूरत, वहाँ पे ना आपको स्विचर करने की जरूरत है, वो जो सारे एरियाज जो एक्सपोज मार्जिन होंगे वो खुद ही से री एपिथेलियलाइजेशन से हील हो जाएंगे। लेजर का फायदा ये होता है कि वहाँ पे पेशेंट के लिए वो लेस कंफर्टेबल होता है, वो लेस ब्लीडिंग होती है और लेस स्वेलिंग होती है और इनिशियल हीलिंग जो है वो भी उसकी जल्दी हो जाती है, ठीक है। ये इधर उन्होंने फिगर में भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से लेजर से सारा का एरिया जो जितना भी फ्रीडम का एरिया है वो उसको जला रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और बाकी जो यहाँ पे एक्सपोज्ड पेरियोस्टियम रह जाएगा वो खुद ही से रीएपिथेलाइजेशन से ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गई लेबियल फ्रीनेक्टमीज, ठीक है, जिसकी हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन आ सकता है। आप इनके नेम्स अगर एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो जिस तरीके से टेक्निक मैंने एक्सप्लेन किया बस इतना भी आप लिख देंगे तो दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं लिंगुअल फ्रीनेक्टमीज। लिंगुअल फ्रीनेक्टमीज जो हैं वो कब आती हैं आपके पास इन यूज़, कहते हैं ये भी क्या होते हैं, ये लिंगुअल फ्रीनम जो है आपका म्यूकोजा डेंस म्यूकोजा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अटैचमेंट्स होती हैं, जो कि आपकी कहाँ से आ रही होती हैं, फाइबर्स कहाँ से आते हैं, आपके जीनोग्लॉसल मसल के कुछ सुपीरियर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कहते हैं ये आपकी टिप ऑफ द टंग को आपकी मैंडिबल की एंटीरियर एल्वियोलर रिज के साथ जो है वो अटैच कर रहे होते हैं। कहते हैं इवन व्हेन नो प्रोस्थेसिस इज नीडेड, ये जो लिंगुअल फ्रीनम होता है इसकी वजह से आपकी स्पीच इफेक्ट हो सकती है, आपकी मेस्टिकेशन इफेक्ट हो सकती है, और जब ई डेंटेट होगा पेशेंट तो तब ये डेंचर स्टेबिलिटी के अंदर जो है वो इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, कहते हैं आप बायलैटरल लिंगुअल ब्लॉक्स देते हैं और लोकल इन्फिल्ट्रेशन देते हैं इंटीरियर एरिया में जब भी आपने लिंगुअल फ्रीनेक्टमी करनी है। उसके बाद आपने टिप ऑफ द टंग को रिट्रैक्ट करवाना है। टिप ऑफ द टंग को हम किस तरीके से रिट्रैक्ट कराते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं ट्रैक्शन स्विचर देते हैं, यानी कि टिप ऑफ द टंग के ऊपर हम एक स्विचर लगा देंगे और उस ट्रैक्शन से उस स्विचर को खींच लेंगे ताकि आपकी टंग जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो खिंची रहे। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, कहते हैं आपने अब जो है सर्जिकल रिलीज देनी है अपनी लिंगुअल फ्रीनम को, जिसके लिए हमने जो इंसिजन देनी होती है वो बेस ऑफ द टंग से देना शुरू करनी होती है इन ट्रांसवर्स फैशन, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल आप इंसिजन देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक आप लेके जाएंगे अपनी इंसिजन को बेस ऑफ द टंग से फ्लोर ऑफ द माउथ की आप तरफ जा रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा बस कहते हैं जब आपने फ्लोर ऑफ द माउथ के करीब पहुंचना है तो आपने ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपकी लिंगुअल वेसल्स, नर्व्स और सब मैंडिबुलर जो डक्ट्स हैं उनको किसी किस्म का कोई कट ना लग जाए। जब एक दफ़ा सारा कट लग जाएगा देन आपने उस सारे वुंड को लीनियर डायरेक्शन में क्लोज कर देना है, यानी कि इस तरीके से आपने फुल ऊपर से नीचे जो है यहाँ पे टंग की बेस पे स्विचर्स लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कटिंग की बात कर ली, लेकिन इससे पहले एक और स्टेप भी होता है। कहते हैं हमने पहले क्या करना होता है, अपनी बिल्कुल बेस ऑफ द टंग पे जहाँ से आपका फ्रीनम शुरू हो रहा होता है वहाँ पे हमने एक हीमोस्टैट अटैच करना होता है। हीमोस्टैट जो है वो एक सीजर जैसा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। हीमोस्टैट जो है वो सीजर जैसा इंस्ट्रूमेंट आपके जो बेस ऑफ द टंग पे अटैच हो जाएगा, उससे क्या होगा, वहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो कहते हैं 3 मिनट के लिए आपने उसको वहाँ पे रखना है ताकि वहाँ की जो एरिया है वो बिल्कुल ही जो वेसल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। उससे क्या होगा कि जब कट लगाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल ही ब्लडलेस कटिंग होगी कि उस सर्जिकल फील्ड में कोई ब्लड वगैरह रिमूव नहीं आएगा। कहते हैं 3 मिनट के लिए आपने जब हीमोस्टैट लगा लिया उसके बाद अपना हीमोस्टैट आप रिमूव करते हैं, वहाँ पे आप इंसिजन देते हैं, बिल्कुल उसी एरिया से आपने इंसिजन देना शुरू करनी है जहाँ से आपने अपना हीमोस्टैट जो है वो रिमूव किया है, ठीक है। अल्टीमेटली जब आपका ये हो गया काम देन आपने अपनी टंग को जो आपने जिसको आपने रिट्रैक्ट किया हुआ था उसको आप छोड़ देते हैं। और ये इस फिगर में इन लोगों ने दिखाया हुआ है कि ये टंग के ऊपर हम देख सकते हैं ये जो स्विचर ब्लैक कलर की लाइन धागा जा रहा है, ये एक उन्होंने ट्रैक्शन स्विचर लगाया हुआ है। उसके बाद नीचे सी में देखें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसने आपकी बेस ऑफ द टंग को पकड़ा हुआ है ये हीमोस्टैट होता है, ठीक है। ये हीमोस्टैट आपने 3 मिनट तक यहाँ पे पकड़े रखना है ताकि आपकी यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाए,
थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यूं ट्रांसवर्स फैशन में, यानी कि बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे आते हुए आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अपने ब्लेड को आपने हॉरिजॉन्टल रखा है और आप नीचे आए हैं पूरी इंसिजन देते हुए। अल्टीमेटली यहाँ पे आपने क्या दे देना है, आपने लीनियर स्विचर्स दे देना है इस बेस ऑफ द टंग पे, ठीक है। अच्छा सॉरी, स्विचर देने से पहले आपने ई स्टेप पे आना है, जिसके अंदर आपने क्या करनी होती है, जो आपकी म्यूकोजल साइड की मार्जिन्स बनी है उनकी आपने अंडरमाइनिंग करनी होती है, ठीक है। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आप क्या करेंगे, अंदर डालेंगे हीमोस्टैटी, इसमें भी आप अपना हीमोस्टैटी यूज़ करते हैं। आप पहले इस साइड पे यानी कि इसके अंदर डालेंगे, म्यूकोजा के अंदर अपने इस फाइबर्स को कट करेंगे, देन दूसरी तरफ डालेंगे अपनी इस हीमोस्टैट को और इन फाइबर्स को, म्यूकोजल फाइबर्स को कट करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपने यहाँ पे स्विचेस लगा के अपनी फ्रीनम को कट कर लिया। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास टॉपिक आ जाता है इमीडिएट डेंचर्स। इमीडिएट डेंचर्स का मतलब ये होता है कि जब आपने जैसे ही एक्सट्रैक्शन की है पेशेंट के मुंह में, उसी टाइम आप उसी विजिट में उसको जो है डेंचर्स दे दें, ठीक है। अब इस तरीके से इमीडिएट डेंचर्स देने के फायदे क्या क्या होते हैं, कहते हैं पेशेंट की साइकोलॉजिकल और एस्थेटिक बेनिफिट्स पेशेंट को मिल जाते हैं, क्योंकि उसको कोई भी ई डेंचरलेस पीरियड जो है वो मुंह नहीं गुजारना पड़ेगा। वो डेंटिस्ट से दांत निकलवा के जाएगा और उसके मुंह में दांत होंगे, डेंचर होगा, एक फ़ायदा। दूसरा कहते हैं ये जो इमीडिएट डेंचर होते हैं ये एज अ सर्जिकल स्प्लिंट भी काम करते हैं, जो कि मैंने पूरे चैप्टर में बता रही हूँ बार बार। सर्जिकल स्प्लिंट क्या करता है, आपकी कवर्ड एरिया को, सॉरी अनकवर्ड एरिया को एक कवरेज प्रोवाइड कर देता है ताकि वो ओरल इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए। उसके अलावा कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग की रिडक्शन हो जाती है, वहाँ पे एडीमा इतना नहीं होता, टिश्यू की अडेप्टेशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि टिश्यू जो एक्सपोज टिश्यू होगा वो आपके एल्वेओलर रिज के साथ प्रॉपर्ली अडेप्ट हो सकेगा। अनदर एडवांटेज यहाँ पे आता है, कहते हैं जो आपकी वर्टिकल डायमेंशंस होती हैं वो प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस हो सकती हैं विद इमीडिएट डेंचर्स। मतलब कि आपके जब दांत सारे के सारे अगर फॉर एग्जांपल रिमूव होते हैं तो आपकी वर्टिकल डायमेंशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके दोनों जॉज बिल्कुल खाली होंगे, वो मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे डेंचर्स डाल दिए जाएंगे तो वो आपकी रिप्रोड्यूस हो सकेगी वर्टिकल डायमेंशन जो कि ओरिजिनल थी। तो ये तो सारे हो गए इसके फायदे इमीडिएट डेंचर के। इमीडिएट डेंचर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो इमीडिएट डेंचर्स होते हैं इनकी इतनी अच्छी अडेप्टेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इनको फ्रीक्वेंट ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और कहते हैं उसके बाद आपको एक कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जब पूरी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी तो आपको न्यू सेट ऑफ डेंचर्स देना ही देना पड़ता है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस आ गए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इमीडिएट डेंचर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। इमीडिएट डेंचर्स बनते किस तरीके से, उसमें नीचे हमारा टॉपिक आ जाता है। कहते हैं एक तो वो केस होता है जिसके अंदर आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ जो है वो सिंगल विजिट में ही एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और आप सिंगल स्टेज पे अपना इमीडिएट डेंचर जो है वो बना के दे रहे हैं। ये किस तरीके से बनता है, कहते हैं इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेटिकुलस प्लानिंग और प्रोसेसिस की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अल्टीमेटली वैसे होता ही ऐसे है कि पहले से ही आपने कास्ट बना के रखी हुई होती है पेशेंट की दांतों के समेत, ठीक है। फिर आप उसके सारे दांतों को कास्ट पे से रिमूव करते हैं और पेशेंट के दांतों को मुंह में रिमूव करते हैं। लेकिन जो आपके पास पहले से कास्ट पड़ी हुई होती है ना, जब आप उसके ऊपर दांतों को रिमूव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक डेंचर बना लेते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी डेंचर की स्टेबिलिटी कितनी वेरी करेगी पेशेंट के मुंह में, क्योंकि असल में आपने उसकी रिज का इंप्रेशन नहीं लिया, आपने दांतों का इंप्रेशन लिया है, आपने उस कास्ट के ऊपर से दांत रिमूव किए हैं और उसके ऊपर आपने अपना एक डेंचर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। कहते हैं इससे बेहतर एक टेक्निक ये होती है जिसके अंदर आप सिर्फ पहले पोस्टीरियर डेंटिशन जो है पेशेंट की रिमूव कर लें, मैक्सिला और मैंडिबल की दोनों की, और उसका इंप्रेशन लें, यानी कि आपके पोस्टीरियर टीथ आपने रिमूव किया, आपने इंटीरियर टीथ नहीं रिमूव किए। अब इससे फायदा ये हुआ कि पेशेंट की जब इंटीरियर टीथ नहीं रिमूव हुए तो उसकी एस्थेटिक्स जो है वो इतनी खराब नहीं थी, तो पेशेंट के कॉन्फिडेंस लेवल में उतना कोई फर्क नहीं आता। और जब पोस्टीरियर दांत रिमूव हुए हुए होते हैं तो जो पोस्टीरियर एरिया जब प्रॉपर्ली हील हो जाएगा तो वो जब पोस्टीरियर एरिया की आपको रिज की अच्छी सी आप एक इंप्रेशन ले सकेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके डेंचर की अडेप्टेशन आपके एल्वेओलर्स पे बहुत ही बेहतर आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने पोस्टीरियर टीथ रिमूव कर लिए, हमने उसकी एक कास्ट बना ली। अब उस कास्ट के ऊपर जो एंटीरियर टीथ होंगे आप उनको रिमूव करेंगे और पेशेंट के मुंह में जो एंटीरियर टीथ बच गए होंगे आप उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया। फिर कहते हैं जो आपकी कास्ट होगी उसके ऊपर जो भी एल्वेओलर रिज आपके दांतों को रिमूव करने के बाद बनती है, उस एल्वेओलर रिज की आप करेंगे रिकंटोनिंग। ये भी कास्ट के ऊपर काम हो रहा है, इसकी हम पहले पिक्चर साथ साथ देख लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए, ठीक है। ये आपने कास्ट ली है, आपने कास्ट के ऊपर जो दांत रिमूव करने थे आपने उनको क्रॉस मार्क किया, आपने उन दांतों को रिमूव कर लिया। फिर आपने क्या किया, इस कास्ट की आपने रिकंटोरिंग की, मतलब ये जो एल्वेओलर रिज है यहाँ पे कास्ट में उसको आपने स्मूथ कर लिया, और स्मूथ करने के बाद आपने ये एक स्प्लिंट बना लिया, सर्जिकल स्प्लिंट, सर्जिकल गाइड स्प्लिंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्जिकल गाइड स्प्लिंट होता है ये आपकी इस कास्ट के ऊपर बड़े ही अच्छे से प्रॉपर्ली अडेप्ट हो रहा है और यहाँ पे प्रॉपर रिज की कंटोरिंग के साथ आ रहा है, ठीक है।
अब आपने क्या किया, अब आपने ये जो आपकी कास्ट है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपने एक डेंचर भी कंस्ट्रक्ट कर लिया पेशेंट के लिए, सही है। अब आप पेशेंट के मुंह की तरफ आते हैं। पेशेंट के मुंह में जितने भी दांत बचे हुए थे आपने उनको रिमूव किया और आपने आपकी जो एल्वियोलर रिज है उसकी आपने रिकंटोरिंग की। अब वो वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर पढ़ी है, आप सिंपल एल्वियोलर प्लास्टी करेंगे, आप रंजर से इंटरसेप्टर बोन कट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने स्प्लिंट बनाया था ना, उस स्प्लिंट को आप पेशेंट के मुंह में बिठाएंगे, ठीक है। जब आप उस स्प्लिंट को पेशेंट के मुंह में बिठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि स्प्लिंट आपके पेशेंट के मुंह पे सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब इसके अंदर कहते हैं आपने देखने हैं स्पॉट्स ऑफ ब्लैंचिंग, यानी कि कोई एरिया ज़्यादा वाइट तो नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डल रहा है, क्योंकि जौन सा एरिया वाइट हो रहा होगा वहाँ पे ब्लड वेसल्स रुक रही होंगी, वहाँ पे वो एरिया जो है वो वाइट होने लग जाएगा। कहते हैं जौन सा भी एरिया वाइट दिखे यानी कि वहाँ से भी आपने बोन को रिकंटोरिंग करनी है, तो वहाँ से आप बोन को और ट्रिम करेंगे। आप बोन को तब तक ट्रिम करेंगे जब तक आपका ये जो स्प्लिंट है ये इजीली आपकी डेंचर आपकी बेस के ऊपर, आपकी एल्वियोलर रिज के ऊपर इजीली बैठने लग जाए और कोई स्पॉट्स ऑफ ब्लेंचिंग वगैरह आपको ना नजर आए। जब आपको कोई स्पॉट्स ऑफ ब्लेंचिंग नहीं नजर आएंगे देन आपका जो इमीडिएट डेंचर होगा वो इजीली आपके मुंह में इंसर्ट होने के काबिल जो है वो बन गया हुआ होगा, ठीक है। तो ये था हमारी सारी टेक्निक कि किस टेक्निक से आपके इमीडिएट डेंचर्स बनते हैं और किस टेक्निक से इनको जो है आप पेशेंट के मुंह में एडजस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे सारी वही वाली बात लिखी हुई है, कहते हैं आपका एक लेयर आपने स्प्लिंट फैब्रिकेट किया अपने प्री सर्जिकल कास्ट के ऊपर, उसी के ऊपर आपने अपने डेंचर्स बना लिए। फिर कहते हैं जब आपने अपनी रिमेनिंग टीथ को रिमूव किया, इंटीरियर टीथ को रिमूव किया और सिंपल आपने रिकंटोरिंग वगैरह की अपनी कास्ट की, उसके बाद आपने वहाँ पे एक क्लियर एक्रेलिक स्प्लिंट सर्जिकल स्प्लिंट इंसर्ट करना है। एरियाज ऑफ टिश्यू ब्लैंचिंग आपने और ग्रॉस इरेगुलरिटीज को नोट करना है, उन एरियाज को दोबारा से आपने रीअप्रोक्सीमेट करना है एंड देन आपने इमीडिएट डेंचर जो है वो सॉफ्ट लाइनर लगा के पेशेंट को दे देना है, ठीक है। अब कहते हैं इसके अंदर आपने केयर क्या करनी है, कहते हैं फर्स्ट 24 आवर्स तक पेशेंट को गाइड करना है कि फर्स्ट 24 आवर्स तक पेशेंट ने उस डेंचर को कंटिन्यूसली पहन के रखना है, फर्स्ट 24 आवर्स में नहीं उतारना। 24 आवर्स बाद दोबारा से डेंटिस्ट को विजिट करना है, डेंटिस्ट ने उस डेंचर को रीलाइन वगैरह करेगा एंड दोबारा से पेशेंट को वो डेंचर दे देगा, जो कि वो पेशेंट 5 to 7 डेज तक पहन के रखेगा जब तक उसके ओरल टिश्यूज जो है प्रॉपर्ली अप्रोक्सीमेट नहीं हो जाते। जब वो प्रॉपर्ली अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे, हीलिंग हो जाएगी, देन उसका परमानेंट डेंचर बनेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बात इमीडिएट डेंचर की। नेक्स्ट आती है एल्वियोलर रिज प्रिजर्वेशन। यहाँ पे खैर कोई इतना खास टॉपिक नहीं है। यहाँ पे सिंपली उन्होंने कहा है कि जब भी आपने कोई एक्सट्रैक्शन करनी है तो जो बोनी एरियाज आपके खुले रह जाते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, उन जो एल्वियोलस एरियाज जो खुले रह जाते हैं उनको आप किस तरीके से मेंटेन करवा सकते हैं। कहते हैं उसके अंदर हम ग्राफ्ट प्लेस करते हैं, ठीक है। एलोजेनिक ग्राफ्ट प्लेस करते हैं, जीरोजेनिक बोन ग्राफ्ट मटेरियल डाल के उनको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे आप ग्राफ्ट डाल देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल जो प्लेट्स हैं, जो सॉरी बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल वॉल्स हैं, वो अपनी जगह पे ही मेंटेन रहेंगी और बीच में जो है वो ग्राफ्ट मटेरियल प्लेस हो गया होगा, तो जो एल्वियोलर रिज की हाइट है, जो विड्थ है, वो इवन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। अल्टीमेटली कहते हैं जब आपने ग्राफ डाल दिया उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए, ग्राफ को कवर करने के लिए आप एक कोलेजन मटेरियल का एक मेम्ब्रेन ऊपर डाल देंगे, ठीक हो गया। और फिर ग्राफ डालने के बाद आप 2 to 6 मंथ्स बाद जो है वहाँ पे इम्प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक टॉपिक था। लास्ट इसके अंदर आ जाती है एक बात, वो आ जाती है ओवर डेंचर सर्जरी। ओवर डेंचर के अंदर क्या होता है कि आपके जो रिमेनिंग टीथ हैं जिनकी कोई कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट के कुछ टीथ बिल्कुल ही ख़राब होते हैं और कुछ टीथ बिल्कुल ही सही होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो आपके बिल्कुल ही ठीक दांत हैं आपने उनको ओरल कैविटी में मेंटेन करा के रखना है और उन दांतों के ऊपर ही एक डेंचर कंस्ट्रक्ट करवा देना है। उन दांतों को हम रिमूव क्यों नहीं करवा रहे, कहते हैं क्योंकि आपकी जो एल्वियोलर बोन की हाइट है और जो विड्थ है वो आपकी पीडीएल की वजह से मेंटेन रहती है, यानी कि दांत के ऊपर जब भी फोर्सेस पड़ेंगी वो पीडीएल जो है वो बोन के अंदर फोर्सेस डालेगा और बोन की जो हाइट है वो मेंटेन रहेगी। तो जितने भी दांत आप प्रिजर्व कर सकें आप उनको प्रिजर्व करके रखते हैं और उनके ऊपर जो है वो आप एक डेंचर दे देते हैं ताकि उस डेंचर की मदद से नीचे वाले दांतों के थ्रू आपकी बोन जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और ये जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं कि आपको बेटर रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं, बेटर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर योर डेंचर, ठीक है। फिर इसके नीचे यही बातें लिखी है बेहतरीन दांत कौन से होते हैं जिनके ऊपर ओवर डेंचर बन सके, वो आपके होते हैं बायलैटरल केनाइन्स। कि यहाँ पे इतनी बात इन ओवर डेंचर्स के लिए काफ़ी है, बाकी जो चीज़ें हैं हम इनकी प्रोस्थेसिस में पढ़ते होते हैं।